हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर। तो लास्ट क्लास में अपन ने उत्प्रेरक जो है उत्प्रेरक के प्रकार देखे थे, जिसमें भौतिक अवस्था के आधार पर दो भागों में बांटा गया था उत्प्रेरकों को, जिनमें पहला जो था वो था समांगी उत्प्रेरण और दूसरा जो था वो था विषमांगी उत्प्रेरण। आज अपन उत्प्रेरक का जो वर्गीकरण है उसी को आगे बढ़ाएंगे और उत्प्रेरक जो है उनको क्रिया के आधार पर, क्रिया का मतलब होता है अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन के आधार पर, क्रिया के आधार पर या फिर अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है और जो उत्प्रेरक है उनमें जो परिभाषाएं होंगी उनको किस तरीके से रखेंगे और उनके उदाहरण जो है वो अपन किस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन सीखेंगे उत्प्रेरक जो है उसके जो प्रकार होते हैं उनको। आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, जिससे कि वीडियो में दी गई पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको दिख गया होगा यहाँ पर कि क्रिया के आधार पर, इसके लिए मैंने बता दिया आपको कि एग्जाम में से पूछ सकते हैं अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो चार भागों में यहाँ पर बांटा गया है, जिसमें से पहला होता है धनात्मक, दूसरा होता है ऋणात्मक, तीसरा स्वतः उत्प्रेरक और चौथा जो होता है ना वो होता है जैव उत्प्रेरक। केवल ऋणात्मक उत्प्रेरकों के अलावा, ध्यान से सुनिए, केवल ऋणात्मक उत्प्रेरकों के अलावा बाकी सभी उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। इसका मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ज्यादातर उत्प्रेरक जो है वो ऐसे वाले काम में लेते हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाए। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर धनात्मक उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक और जैव उत्प्रेरक ये तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। अब धनात्मक के नाम से ही पता लग रहा है कि वे उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं उनको अपन बोलते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। तो धनात्मक उत्प्रेरक क्या करते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरक की परिभाषा मैंने लिखी नहीं है, आपको करना क्या है कि बढ़ाते की जगह पे क्या आ जाएगा, कम कर देते हैं। मतलब वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक। अब स्वतः उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है, स्वतः उत्प्रेरक का मतलब ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएंगे तो सही, लेकिन ऐसे उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद अगर अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद है ना वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे तो उसको अपन बोलते हैं स्वतः उत्प्रेरक। और एक होता है जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक का मतलब जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ाते हैं वो जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, अब ये तो बात हुई इनकी परिभाषाओं की, परिभाषाएं किस तरीके से अपन याद कर सकते हैं। अब मैं बता रहा हूं इनके एग्जाम्पल। अब जैसे धनात्मक उत्प्रेरक का एग्जाम्पल आपको याद नहीं आया कोई भी, तो इससे पहले जो मैंने एग्जाम्पल आपको समांगी और विषमांगी उत्प्रेरण में बताए हैं, ध्यान से सुनिए। समांगी और विषमांगी उत्प्रेरण में जो भी एग्जाम्पल आपको बताए गए हैं वो सारे एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं धनात्मक उत्प्रेरक जो है उसके अंदर। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको, एक उदाहरण मैंने बताया था SO2 प्लस O2 बदल रहा था किसमें, SO3 में। जब बैलेंस कर रहे थे तो यहाँ पर 2 आ रहा था, यहाँ पर आ जाएगा NO। ये समांगी उत्प्रेरण का एग्जांपल था। SO2 भी गैस है, O2 भी गैस है और नाइट्रिक ऑक्साइड NO भी गैस होती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो NO है ना, NO यहाँ पर किसकी तरह कार्य कर रहा है, धनात्मक उत्प्रेरक की तरह। किसकी तरह, धनात्मक उत्प्रेरक जो होता है उसकी तरह यहाँ पर कार्य कर रहा है। ठीक है, मैंने आपको बता भी दिया जितने भी एग्जाम्पल है जो अपन ने पढ़ रखे हैं पहले समांगी और विषमांगी के, वो सारे के सारे इसके अंदर आएंगे। ठीक है, ऐसे ही मान लो जैसे ये लिखा हुआ है N2 प्लस 3H2, हेबर विधि बताई थी इसको, इसमें आ जाएगा 2NH3। इसमें जो उत्प्रेरक था वो था आयरन। ठीक है, तो Fe जो है Fe वो यहाँ पर किसकी तरह कार्य कर रहा है, धनात्मक उत्प्रेरक की तरह। ठीक है, आगे बात समझ में। फिर ऋणात्मक उत्प्रेरक की परिभाषा तो जो हो गई कि वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं वो ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब अगर इसके उदाहरण याद रखे जाए तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 को हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं। याद रखना इसका नाम, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या नाम है इसका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ना उसका वायु में जैसे खुला छोड़ते हैं तो तुरंत है ना, तुरंत उसका क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है H2O और O2 में। ठीक है, H2O और O2 में विघटन हो जाता है, इसलिए इस वेग को कम करने के लिए इसमें मिला जाता है ग्लिसरॉल। क्या मिला जाता है, ग्लिसरॉल। तो यहाँ पर ग्लिसरॉल किसकी तरह कार्य कर रहा है, ऋणात्मक उत्प्रेरक की तरह। किसकी तरह, ऋणात्मक उत्प्रेरक की तरह। NO और Fe धनात्मक उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का H2O और O2 में विघटन, H2O और O2 में विघटन ग्लिसरॉल की उपस्थिति में हो रहा है और यहाँ पर ग्लिसरॉल जो है वो ऋणात्मक उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, ये तो हुआ इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ऐसे ही मान लो अगर एग्जाम्पल नंबर सेकंड के लिए कहा जाए तो
ऐसे एक यौगिक होता है CHCl3 जिसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। अगर इस क्लोरोफॉर्म को भी वायु में खुला छोड़ते हैं तो एक विषैली गैस में बदल जाता है ये, जिसको बोलते हैं COCl2। COCl2 COCl2 को बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड या फिर फोस्जीन। ये नाम याद रखना है आपको कि फोस्जीन गैस का सूत्र क्या होता है। तो फोस्जीन गैस का सूत्र है COCl2 और इसका अन्य नाम जो होता है ना, अन्य नाम वो होता है कार्बोनिल क्लोराइड। क्या नाम होता है? कार्बोनिल क्लोराइड। आगे बात समझ में, धनात्मक उत्प्रेरक समझ में आ गया, ऋणात्मक उत्प्रेरक समझ में आ गया, इसके एग्जाम्पल समझ में आ गए। अब आती है स्वतः उत्प्रेरक की बात। तो स्वतः उत्प्रेरक में एक यौगिक होता है जिसको बोलते हैं अपन एस्टर। ये पहले ही बता रखा है एस्टर। इसका नाम अगर लिखें तो C2H5 को बोलते हैं एथिल। ये सब नाम मैं आपको कार्बन वाले यौगिक में लिखना सिखाऊंगा। एथिल और इधर जो बचा हुआ उसको बोलते हैं एसीटेट, एथिल एसीटेट प्लस H2O। तनु अम्लों की उपस्थिति में होती है रिएक्शन। आंसर जो आता है वो आता है CH3COOH और C2H5OH। अगर आपको कहा जाए कि यहाँ पर धनात्मक उत्प्रेरक कौन है, सॉरी स्वतः उत्प्रेरक की तरह कार्य कौन करेगा, तो स्वतः उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा एसिटिक अम्ल। इन दोनों के नाम लिख सकते हो आप। CH3COOH का नाम होता है एसिटिक अम्ल और इसका जो नाम होता है ना वो होता है एथेनॉल या एथिल एल्कोहल। ठीक है, इसका नाम स्वतः उत्प्रेरक का नाम था एसिटिक अम्ल और इसका एथेनॉल या एथिल एल्कोहल। ठीक है, उसके बाद में देखो जैव उत्प्रेरक को थोड़ा सा समझना है कि ये जैव रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलते हैं। तो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का मतलब होता है कि जो वास्तविक जीवन में मतलब अपने से संबंधित से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब जो होते हैं, जो वास्तविक जीवन में अपन जैविक क्रियाएं होती हैं मतलब अपने बॉडी से रिलेटेड, उनके अंदर जो है ना अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको बोलते हैं जैव उत्प्रेरक। और एंजाइम जो होते हैं ना, एंजाइम वो जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। एंजाइम जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। अब आप पहचानेंगे कैसे कि दिया गया पदार्थ है ना वो एंजाइम है कि नहीं है। तो देखो हमेशा याद रखना, आप अगर किसी यौगिक के नाम के लास्ट में एज बोले, एज क्या बोले, एज, इसका मतलब वो एंजाइम है। क्या बोले, एज अजय एज, इसका मतलब वो एंजाइम है। जैसे मान लो ऐसे लिखा माल्टोज। ठीक है, माल्टोज है ना उसका परिवर्तन हो रहा है ग्लूकोज में। किसमें? ग्लूकोज में। तो देखो माल्टोज और ग्लूकोज में एज नहीं आ रहा, ओज आ रहा है, ओज। जिसमें ओज आता है वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर जो एंजाइम होता है ना, एंजाइम, उसके लास्ट में आता है एज। तो यहाँ पर एंजाइम जो होता है ना वो होता है माल्टेज। क्या नाम होता है? माल्टेज। तो माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया हो रही है, इसलिए इसको बोलेंगे जैव रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा, अगर इसी तरीके से अपन यौगिक ले लें NH2CONH2, NH2CONH2 जिसको बोलते हैं यूरिया। क्या बोलते हैं? यूरिया। अगर इसका जल अपघटन कराया जाए, क्या कराया जाए? जल अपघटन। और एंजाइम जो होता है वो यहाँ पर होता है यूरिएज। क्या नाम होता है? यूरिएज। तो ये बदल जाता है किसमें? 2NH3 और CO2 में। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा कि जो उत्प्रेरक होते हैं ना, उत्प्रेरक, उनको अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन के आधार पर 4 भागों में बांट सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम्पल हो गया। अब इस चैप्टर में 2 छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं, उनको भी मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद में चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये तो था उत्प्रेरक के प्रकार, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अगर उत्प्रेरक के साथ उपस्थित रहे, किसके साथ? उत्प्रेरक के साथ अगर उपस्थित रहे तो वो क्या करते हैं? उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को या तो बढ़ा देते हैं या फिर कम कर देते हैं। ठीक है, उत्प्रेरक के साथ उपस्थित होने पर, किसके साथ? उत्प्रेरक के साथ उपस्थित होने पर या तो उनकी क्रियाशीलता को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं या फिर उनकी क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। तो देखो जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाएंगे उनका सीधा सीधा नाम क्या हो जाएगा? उत्प्रेरक वर्धक। क्या नाम हो जाएगा? उत्प्रेरक वर्धक। ठीक है, तो आप स्टार लगा के 2 हेडिंग और अलग से लिखेंगे। पहला जो होता है ना वो होता है उत्प्रेरक वर्धक। नाम से पता लग गया कि वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। आप नोट कर ले इसको, वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। जैसे अमोनिया का संश्लेषण जो हो रहा था उस अभिक्रिया में अगर आपसे पूछा जाए उत्प्रेरक कौन है, उत्प्रेरक, तो उत्प्रेरक तो है Fe, लेकिन अगर इसके साथ साथ MO भी उपस्थित हो, कौन? MO, मोलिब्डेनम। तो आपसे अगर इस अभिक्रिया में पूछा जाए कि उत्प्रेरक कौन है, उत्प्रेरक, तो आपका आंसर होगा Fe।
और अगर उत्प्रेरक वर्धक पूछे, क्या पूछे, उत्प्रेरक वर्धक, तो उत्प्रेरक वर्धक में आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, मोलिब्डेनम। ठीक है, तो उत्प्रेरक वर्धक किसको बोलते हैं, वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। उत्प्रेरक के साथ उपस्थित रहते हैं ये, लेकिन उत्प्रेरक ये खुद उत्प्रेरक नहीं होते, उत्प्रेरक के साथ उपस्थित रहते हैं। ठीक है, सामान्यतः ये इसमें धातु जो है ना, धातु वो आते हैं उत्प्रेरक के रूप में। उसके बाद में लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का, फिर चैप्टर खत्म है, उत्प्रेरक विष। वैसे तो यहाँ पर विष बोल रहे हैं, बाकी इसको संगमक बोलना चाहिए। मतलब वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं उनको अपन बोलते हैं उत्प्रेरक विष या संगमक। ठीक है, जैसे अगर यही अभिक्रिया अपने पास ली जाए N2 प्लस 3H2 और यहां पर Fe है ना, Fe, उसके साथ अगर CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, ये O बड़ा है O, कार्बन मोनोऑक्साइड यहां पर काम में लिया जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहां पर किसकी तरह कार्य करेगी, उत्प्रेरक विष की तरह कार्य करेगी। किसकी तरह, उत्प्रेरक विष की तरह। इसका मतलब ये जो अभिक्रिया है वो फिर हो ही नहीं पाएगी, अभिक्रिया को क्या कर देगा, ये रोक देगा। तो इस तरीके से दो टॉपिक अपने पास हो गए, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। ठीक है, इनकी परिभाषाएं आपने नोट कर ली होगी। ठीक है, किसी भी तरह का और कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको लाइक कीजिए, और चैनल में फर्स्ट टाइम आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। ठीक है, और इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक आप इनको शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।